हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज सलोनी रस्तोगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की BSSC इंटर लेवल की क्लास, जो कि रीजनिंग के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको ये क्लास शेयर करना ना भूलें। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें ऑड वन आउट का, यानी क्लासिफिकेशन, जो कि वर्गीकरण चैप्टर है। इसमें चारों में से तीन ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि समान हैं। अब वो समानता, सिमिलैरिटी किसी भी बिहाफ पर हो सकती है, और वही सिमिलैरिटी के बिहाफ पर जो फोर्थ हमारा ऑप्शन होगा, यानी कि चौथा जो अलग होगा, डिफरेंट होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कठोर, कठोर चित्त, लचीला, अरजाना। अगर आप ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में एक समानता है। किस चीज की? कठोर चित्त, यानी कि एक तरीके से हार्ड लेवल की बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कठोर चित्त है या कठोर है, या किसी बात पे अड़ जाना, यानी कठोर तरीके से उसी बात पर बात करते रहना, है ना। जबकि सी ऑप्शन क्या है? लचीला है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि इन तीनों से डिफरेंट है, इसलिए सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीनों में एक समानता है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश के शब्द दिए हैं तो उसका मीनिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको सारे ट्रांसलेट करके दिए जाएंगे, है ना। वो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिक्शनरी टाइप होते हैं, उसमें हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, यहाँ पर FRIENDS फ्रेंड्स का जो मीनिंग दिया है, रेशो के थ्रू दिया है, वह क्या है? SDNEIRF। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, जब आपने लिखा होगा तभी आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा, और जो भी लॉजिक आपने इसमें ढूंढा है वही सेम लॉजिक आपको दिए गए क्वेश्चन में लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो लास्ट लेटर था वो सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद D, फिर N, फिर E, फिर I, फिर R और F, यानी कि इन शॉर्ट ये किस तरीके से चल रहा है? ये रिवर्स वे में चल रहा है। किस वे में चल रहा है? रिवर्स में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसका उल्टे लेवल पर लिखा गया है, तो बस वही यहाँ पर भी लागू करेगा। R के बाद E आएगा, E के बाद L आएगा, L के बाद D आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो केवल और केवल डी ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब डी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इस क्वेश्चन में कंक्लूजन एक शब्द दिया गया है और कहा जा रहा है कि उसकी दर्पण छवि, यानी उसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो आप भी जानते हैं, मिरर इमेज में ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है और ये जो राइट वाला हिस्सा है ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि जहां पर लेफ्ट था वहां राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट की जगह पर राइट हो जाएगा और राइट की जगह पर लेफ्ट हो जाएगा, है ना। ऐसा होने पर जितने भी शब्द हैं वह भी चेंज होंगे। तो यानी कि जब आप एन को लिखेंगे तो सिमिलर एन एज इट इज तो नहीं आएगा ना, ये भी रिवर्स वर्जन में आएगा। तो इस बिहाफ पर आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन खत्म हो गया। आप सभी ने नोटिस कर लिया होगा, ठीक है जी। तो एन तो हमें पता है कैसे बनेगा। अब NOI में कोई अंतर नहीं होता, ये आप सभी को पता होगा, है ना। लेकिन ये जो एस है ये उल्टा बनेगा। अब उल्टा बनेगा यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन पर तो नहीं होगा, तो इसके वजह से हमने ए ऑप्शन को कट कर दिया। तो आप जब एक एक शब्दों के हिसाब से सारे ऑप्शन को करते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। डी ऑप्शन में भी एस सीधा बना था, यानी कि बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। यानी आपको सारे जितने भी लेटर्स हैं उन सबको चेंज करके देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन का सहारा लीजिए, वहीं से आपका क्वेश्चन जल्दी बन पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये कंक्लूजन यानी कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्लॉगिज्म का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, गंभीर दुर्घटना जिसमें कल एक व्यक्ति एक कार से नीचे गिर गया था ने फिर से सड़कों की सबसे असंतोषजनक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया था। यानी कि यहाँ पर एक कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक दुर्घटना हुई है, गंभीर दुर्घटना हुई है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति कार से नीचे गिर गया, और उसके वजह से जो सड़कों की असंतोषजनक यानी अनसेटिस्फैक्ट्री जो पोजीशन है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा? जब व्यक्तियों जितने भी पर्सन्स हैं जो जब सड़क पर जा रहे हैं तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, यानी दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसके वजह से? सड़कों की असंतोषजनक स्थिति की वजह से। तो ऐसे में क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा?
सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला जाएगा जो दुर्घटना, जो एक्सीडेंट हुआ है वह घातक था, और सड़कों की जो असंतोषजनक स्थिति के कारण अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो बिल्कुल ये दोनों ही निष्कर्ष होंगे, क्योंकि जब स्टेटमेंट में, कथन में कहा गया है कि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यानी कि दुर्घटनाएं जो हुई थी वो कहीं ना कहीं घातक हुई थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क लगा किस पर, सड़कों पर, सड़कों की स्थितियों पर, है ना। और दुर्घटनाएं अभी नहीं, इससे पहले भी हुई होंगी और हो रही होंगी, इसके वजह से ही तो सड़क की असंतोषजनक स्थिति पर सवाल उठाया जा रहा है। यानी कि इस हिसाब से तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही मिलकर हमारा आंसर दे रहे हैं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन स्लोगिज्म का है। ऑल बाइक्स आर कार, सारी बाइक्स के ऊपर क्या बनाना है, हमने कहा कार। कुछ कार्स क्या हैं, हमने कहा बस। सारी बसेस क्या हैं, हमने कहा ट्रक। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप बसेस बना रहे हैं तो बसेस की स्पेलिंग पूरी लिखिए, ठीक है, या फिर इस बाइक की स्पेलिंग पूरी लिखिए, यानी कि कोई ना कोई स्पेलिंग पूरी लिखिए जिससे कि गलतियां ना हो। बस भी लिखेंगे तो इतना भी काफ़ी रहेगा। अब जरा देख लेते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है। उसने कहा सभी बसेस कार हैं। क्या सारे बसेस के ऊपर आपको ये कार वाला सर्किल बनता हुआ नजर आ रहा है, हमने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कुछ कार, सम कार्स आर ट्रक, क्या कार का कुछ पार्ट ट्रक में जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए, जिसको अभी अभी हमने शेडेड किया है वह कार का पार्ट ट्रक में जुड़ा है, यानी सेकंड बिल्कुल सही है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है फिल्म, और उसी के बिहाफ पर ADGH आपको कुछ और शब्द दिए हैं, और इसी के बिहाफ पर आपको मिल्क जो शब्द दिया गया है उसमें समानता देखकर आंसर देना है। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि FILM से ADGH कैसे बना। तो सबसे पहले उनके सामने जो लेटर्स लिखे हैं उनमें हम गैप चेक करते हैं। अगर गैप से बात नहीं बनती फिर अपोजिट और बाकी के लॉजिक्स हम देखेंगे। F आता है 6 पर, A आता है 1 पर, यानी कितने का अंतर, हमने कहा -5, 5 का अंतर। I आता है 9 पर, D आता है 4, यानी कितने का अंतर, हमने कहा अगेन 5। L आता है 12 पर, G आता है 7 पर, 5 का अंतर फिर से। M आता है 13 पर, H आता है 8 पर, यानी कि फिर से 5 का अंतर। तो 5-5 का गैप चल रहा है सारे शब्दों में, और यही आपको मिल्क यानी दिए गए लेटर्स में लॉजिक ढूंढना है। तो M आता है 13 पर, 13 में से आपको 5 घटाना है तो क्या आएगा, हमने कहा H। I आता है 9 में, 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमने कहा D। L आता है 12 में, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमने कहा 7, यानी कि G। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे HDG, किसी और ऑप्शन में तो नहीं है, तो डेफिनेटली इसका डी ही आंसर होगा। बाकी आपको लगता है तो आप चेक कर सकते हैं, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, यानी डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है लॉजिक बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, और ध्यान रखिएगा इस चैनल पर अभी रेलवेज की, जो कि आप जानते हैं रेलवेज का कैलेंडर आउट हुआ है, जिसमें आपको पूरी न्यूज़ दी गई थी कि अब आपके एग्जाम किस किस तरह से किए जाएंगे। तो बिल्कुल रेलवेज की क्लासेस भी यहाँ पर करवाई जाएंगी, और बैंक एग्जाम्स की भी क्लासेस, रीजनिंग सब्जेक्ट की यहाँ पर करवाई जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सर्जन का रिलेशन किससे है, छुरी से है ना, स्कैल्पल से है। अब आप कहेंगे छुरी, यहाँ पर छुरी लिखना काफ़ी नहीं था, ये थोड़ा सा हिंदी में गलत ट्रांसलेट की है, तो इसको पहले हम रेक्टिफाई कर दें। ये चिकित्सक छुरी लिखा जाएगा, ठीक है, चिकित्सक छुरी लिखा जाएगा। केवल अगर हम आप नाइफ लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि सर्जन नाइफ से यूज नहीं करता है ना। तो यहाँ पर जो छुरी है वो चिकित्सक यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट। तो उसी तरीके से आपको बताना है कि सर्जन स्कैल्पल को यूज करता है, यानी मेडिकल इक्विपमेंट को यूज कर रहा है। मेडिकल स्कैल्पल, जो आपका स्कैल्पल जिसको बोला जाता है उसको यूज कर रहा है, जैसे हिंदी में चिकित्सक छुरी बोलते हैं। तो उसी तरीके से क्या म्यूजिशियन, संगीतकार कुल्हाड़ी का यूज करता है, हमने कहा नहीं जी। बड़ाई कैबिनेट का यूज करता है, नहीं जी। मूर्तिकार क्या छेनी का यूज करता है, हमने कहा बिल्कुल। मूर्तिकार
कोई भी मूर्ति बनाता है तो वह छेनी का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। और बेकर क्या केक बनाता है, केक का यूज नहीं करता है ना। केक बनाने में यूज किए जाते हैं इक्विपमेंट्स, तो केक तो नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखिएगा हिंदी वालों, छुरी लिखकर नहीं आएगा, चिकित्सक छुरी लिखकर आएगा, केवल नाइफ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर एनालॉजी का ये क्वेश्चन दिया है। आपको पता होगा इस रेशो का मतलब समानता से है, यानी कि 9 का संबंध 6, 5, 6, 1 से है, तो उसी प्रकार इस 6 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर लॉजिक आपको सर्च करना है। अब लॉजिक का रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। 9 से 6, 5, 6, 1 बनाना अपने आप में ही टफ है। अगर हम इंटू करें तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसका स्क्वायर करके देखें। 9 का स्क्वायर होता है 81, सही। 81 से तो काम चलेगा नहीं। अगर 81 की इंटू 81 यानी इन शॉर्ट 9 की पावर 4 ले लें तो क्या 656 बनेगा। हमने कहा बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 81 का स्क्वायर 616 होता है, ठीक है। इसकी ट्रिक भी बताई है, जो लास्ट नंबर 1 से होते हैं या दोनों नंबर 1 से होते हैं उनकी ट्रिक क्या होती है। जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वीडियो अपलोड की जाएगी इसी चैनल पर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल 81 का स्क्वायर 616 होता है, इसलिए आसान रहती हैं ऐसी ट्रिक्स को याद रखना, है ना। वरना ज़्यादा बड़े नंबर का स्क्वायर या क्यूब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या काम किया गया है, एक तरीके से 9 की पावर 4 लिया गया है, तो हमने भी यहाँ पर 6 की पावर 4 ले लिया। जिसको 4 नहीं पता तो वो ये काम कर सकते हैं, 36 इंटू 36, 6 36, 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 यानी 36, और 36 की इंटू 36 से करेंगे तो 36 का स्क्वायर तो हमें उम्मीद है आप सभी से कि आपको पता ही होगा, 1296 होता है, यानी ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। और अगर आपको 6 की पावर 4 आती है तो इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, अदरवाइज आप ऐसे लिखकर भी क्वेश्चन को डन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर अगेन हमें 4 शब्द दिए हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हैं। उन चारों ऑप्शन में 3 समान है, एक अलग है। वो जो 3 समान है उनकी समानता देखनी है, जिससे कि हम फोर्थ को अलग कर सकें। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है, CAE। अगर आप ध्यान से देखें CAE यानी कि C से A में -2 और A से E में +4 चल रहा है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल। अब आप सोचोगे मैम A और E में जो गैप है वो BCD यानी 3 अक्षर का होता है, आपने 4 क्यों लिखे हैं। पहले बता दें, यहाँ पर हमने A से E में लाते समय BCDE को भी काउंट करके +4 लिखा है। अगर आप चाहें तो +3 भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, सबका अपना अपना स्टाइल होता है क्वेश्चन को करने का, तो मर्जी है। हम जो लेटर की बात करते हैं, जो लेटर को लेकर आना होता है, अक्षर को लेकर आना होता है, उसे भी गिनते हैं। चलिए बी ऑप्शन को देखिए, क्योंकि उससे थोड़ी आसानी हो जाती है क्वेश्चन में, और कोई बात नहीं है। KGM, K आता है 11 पर, G आता है 7 पर, है ना। तो क्या इसमें -2 का अंतर आ रहा है। हमने कहा नहीं, -2 का तो नहीं, लेकिन -4 का अंतर आ रहा है। सही है, क्यों, क्योंकि G 7 पे आता है ना। 7 और 11 में 4 का अंतर, और G 7 पर आता है, M 13 पर आता है, यानी कि इसमें 6 का अंतर आ रहा है +6 का। तो अभी तक तो कोई समानता दिखी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन में देखते हैं NLP, कि यहाँ पर -2 का अंतर है। हमने कहा हाँ, क्योंकि N आता है 14 पर, L आता है 12 पर, P आता है 16 पर, यानी +4। जिनको नंबरिंग याद नहीं है, सबसे पहले यही काम कीजिए आज, आप नंबरिंग याद करिए। क्यों, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नंबरिंग को याद करना, ठीक है। तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि एक लॉजिक जो सिमिलर चल रहा है वो क्या है, -2 और +4 का। Y आता है 25 पर, W आता है 23 पर, और 25 से 23 में -2 का अंतर। अब आप सोचे होंगे मैम 23 में प्लस करेंगे अगर 4 तो फिर 27 होना चाहिए। डेफिनेटली नहीं 27 होगा। 27 का मतलब आप जानते हैं 26 के बाद फिर से ABCD, A से स्टार्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि A ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन में एक जैसा लॉजिक चल रहा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B होगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से आपका क्लासिफिकेशन आया है, ठीक है। इसमें आपको समानता बतानी है चारों ऑप्शन में। तो आइए चेक करते हैं C9F। यहाँ पर देखते के साथ हिंट मिल जाएगी, अगर आपको नंबरिंग याद है। अगर आपको नंबरिंग याद नहीं तो डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 6 9 होते हैं, और इन दोनों को जोड़कर मिडिल वाला नंबर बन रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक आसान था, बशर्त है कि आपको नंबरिंग आती हो अल्फ़ाबेट्स की।
ई आता है 5 पर, वाई आता है 25 पर, 5 और 25 करते हैं तो क्या 30 बनता है? हमने कहा नहीं, फिलहाल तो नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। एन आता है किस पर? 14 पर, क्यू आता है 17 पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 31 बनेगा? हमने कहा बिल्कुल बनेगा। और लास्ट वन बी 25, डब्ल्यू में बी आता है 2 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, 23 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या 25 बनेगा? हमने कहा बिल्कुल बनेगा। यानी आप देख सकते हैं ए बी और डी में सेम लॉजिक चल रहा है ना? नहीं, ए बी में नहीं, ए सी और डी में सेम लॉजिक चल रहा है। किसमें लॉजिक सेम नहीं चल रहा? बी में नहीं चल रहा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर सारा खेल किस चीज का था? अल्फाबेट्स की नंबरिंग का था। अगर आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग आती है तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोर्ड मास का रूल चलना है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर आपको बोर्ड मास का रूल आता है। अब आप देखिएगा, यहां पर 327 दिया है, माइनस की जगह पर क्या है जरा देखिए भाई, माइनस का अर्थ दिया है डिवाइड, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या दिया है? प्लस का अर्थ है भाई एक मिनट रुकिएगा, इनटू का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ दिया है माइनस, माइनस दिया है, और माइनस का अर्थ डिवाइड दिया है। ओके, हिंदी में माइनस लिखना भूल गए, का अर्थ है माइनस, ऐसे करके। अब ठीक है, हाँ भाई वापस आते हैं। तो इस प्लस का अर्थ दिया था माइनस, माइनस लगा दिया, फिर 9 लिख दिया, ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब माइनस की जगह पर क्या था भाई? माइनस की जगह पर डिवाइड था, डिवाइड कर दिया, 10 लिख दिया, और इनटू की जगह पर प्लस होना था तो प्लस लिख दिया। क्लियर है? बस अब क्या, अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 3 ही कम 3, 3 निम 27, माइनस के 9 ये आएंगे, सही। और डिवाइड में क्या चल रहा है? डिवाइड में तो ये इधर ही लिख देते हैं, डिवाइड में 10 चल रहा है और प्लस 9 अलग रहेगा ही। तो आप समझ सकते हैं 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 ही आएगा, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो जितना आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं उतनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिवाय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड मास तो हर हाल में लगेगा ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मोस्टली स्टूडेंट इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए, है ना। जी इज डॉटर ऑफ एस, जी जो है वो एस की पुत्री है। चूंकि यहाँ पर कुछ सिंबल्स लिए जाते हैं तो इन सिंबल्स का हमेशा आपको याद रखना है। जी एस की पुत्री है, तो हमने एस की पुत्री ये बना दी, जी फीमेल पर्सन है इसलिए सर्कल बना दिया, मेल पर्सन होगा तो रेक्टेंगल बनाएंगे। और ये जो लाइन आपको दिख रही है इस तरह से वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, ये माता पिता और बेटा बेटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। जी एस की पुत्री है और के की बहू है। के की बहू है यानी कि के होगा, के का बेटा होगा, और बेटे की मैरिज किससे हुई होगी? इसी जी से हुई होगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हमने यहाँ पर के बना दिया। क्या यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि के का या एस का जेंडर क्लियर है? हमने कहा नहीं, क्योंकि इंग्लिश पढ़े या हिंदी पढ़े दोनों में सेम बात लिखी है। जी इज डॉटर ऑफ एस, एस के रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ के, और के की डॉटर इन लॉ यानी बहू है, सही। आगे बढ़ते हैं। बी इज डॉटर ऑफ एफ एंड हैज अ ब्रदर ऑफ बी, बी एफ की पुत्री है। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो एक काम करते हैं, इसको अलग से लिख देते हैं, फिर बाद में जोड़ देंगे। बी एफ की पुत्री है, सही है। और किसके लिए? बी के लिए। और उसका एक भाई है जिसका नाम है डी, यानी इसका एक भाई बनेगा जिसका नाम होगा डी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसका जो ब्रदर है इसके अलावा तो अभी हमें कोई और नज़र आ ही नहीं रहा जिसमें हम बी और डी को जोड़ें, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है कि एफ जी की सास है। अभी हम ये भी बता दें आपको कि इसी को भाई क्यों बनाया गया, डी को ही क्यों भाई बनाया गया। पहली बात कि और तो ऊपर लिखे हुए एलिमेंट्स हैं तो इसके साथ तो जोड़ नहीं सकते, जोड़ेंगे इसमें। यहाँ पर जी फीमेल है तो इसके अलावा और कोई मेंबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लास्ट लाइन कहती है एफ जो है वो जी की सास है, तो भाई एफ जी की सास है, इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी एफ का बेटा बनेगा डी, और डी की बहू बनेगी, डी की वाइफ बनेगी जी, यानी कि बहू बन जाएगी किसकी? एफ की। तो ये एफ कौन हो गई? सास हो गई, यानी फीमेल पर्सन,
और के हो गया मेल पर्सन। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में अभी भी हम ये नहीं बता पाए कि एस का जेंडर क्या होगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है। तो ध्यान रखिएगा, आप एस का जेंडर नहीं बता सकते। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए 12 क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी जी से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, जो लास्ट एलिमेंट होता है वो अपने आप को मानना है और उसे मानते हुए आपको फर्स्ट एलिमेंट तक जाना है। यानी कि जी कौन है? आप है, और आपको डी तक जाना है। ये आप और ये आपके हस्बैंड, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। लेकिन इस वेरी सिंपल क्वेश्चन में भी स्टूडेंट इसका आंसर वाइफ लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उल्टा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। डी का संबंध पूछा है, किससे पूछा है? जी से। किसके रेस्पेक्ट में है? किसके सापेक्ष में है? हमने कहा जी के सापेक्ष में, यानी अपने आप को जी कंसीडर कीजिएगा और कहाँ तक जाइएगा? गो टूवर्ड्स डी, जाना है किसकी तरफ? डी की तरफ। वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इसी से लिंक करता हुआ है, बी का संबंध जी से बताना है। ठीक है, तो जी को अपने आप को मानना है। ध्यान रखिएगा, ये आप है और आपको यहाँ तक जाना है। तो डी तो आपकी हस्बैंड है। हस्बैंड की यानी पति की बहन कौन होती है? हमने कहा पति की बहन सिस्टर इन लॉ होती है, यानी कि ननंद होती है। पति की बहन कौन होती है? सिस्टर इन लॉ, ननंद होती है। हिंदी में ननंद लिख कर आएगा, चिंता ना करिएगा। चलिए, और अगर ननंद लिख कर ना आया तो वह इस तरह से आपको बकायदा सिस्टर इन लॉ लिख कर देगा। तो अगर आप हिंदी वाले भी हैं तो कृपया करके इतना जान लें कि ननंद को, भाभी को, है ना, इन सारे रिश्ते को सिस्टर इन लॉ में ही काउंट किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 to 15 पर आते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन किसका है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर बनाते हैं। एक व्यक्ति बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है। ठीक है, 14 किलोमीटर चलता है। अच्छा, चलते समय उसने ये नहीं बताया कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो हम चाहे नॉर्थ में चलाएं, हम चाहे साउथ में चलाएं, हम चाहे ईस्ट में चलाएं, कोई इशू नहीं है। तो पहले हम नॉर्थ में चला देते हैं। ठीक है, 14 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो हमने दाएं मोड़ दिया, कितना? उसने कहा था 6, तो हमने 6 कर दिया। उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ता है। तो हमने कहा बाएं मुड़ता है तो इसका मतलब ये ऐसे चलेगा, है ना। कितना चला है पहले ये देख लें। हमने कहा 6 ही चलता है, तो 6 पर यहाँ पर जाकर वह रुक गया और ये बिंदु है वाई। क्वेश्चन बस इतना ही था, इतना चार्ट आपका बन गया है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कंडीशन कह रहा है। वो कह रहा है वाई पर पहुंचने के बाद उसने पाया कि वह वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। यानी इन शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी गई थी, तो डायरेक्शन कहाँ दी गई है? पूछे गए क्वेश्चन में पूछी है। यानी कि ये जो वाई इस समय देख रहा है, इसको ये कह रहे हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये वेस्ट है। अब आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमारा जो कंपास है वो ये है, क्या? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये जो डायरेक्शन देखी जा रही है वेस्ट है। तो आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा ओरिजिनल कंपास है वो ये है। इस वेस्ट को उठा के इसने यहाँ रखा, तो बाकी भी तो शिफ्ट होंगे। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ, फिर यहाँ पर आ जाएगा ईस्ट और यहाँ पर आ जाएगा साउथ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया? हमने क्वेश्चन को दोबारा ना बनाने की जगह हमने कहा एक काम करते हैं, जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से कंपास को बदल देते हैं। बस क्लॉकवाइज दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में बदल दीजिएगा। जहां पर अभी तक नॉर्थ था वहां पर क्या हो जाएगा? ये वेस्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन के तहत बना है और ये वाला ओरिजिनल है, ये वाला ओरिजिनल है। बस इस बात को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा और आसानी से बनेगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। फिर उसने कहा तो y की दिशा बतानी है किससे? x से। तो आइए y की दिशा बताते हैं x से। y की दिशा x से ये वाली है ना। दिशा तो यही है। आप इसको मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं इस तरह से, ये वाली। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी जा रही है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के कंपास को देखिएगा। ये डायरेक्शन जा रही है नॉर्थ वेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि डी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? वही कंपास यूज कीजिएगा जो आपने क्वेश्चन के तहत बनाया है। जो कंडीशन क्वेश्चन ने दी है अपनी तरफ से मत लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, उसने कहा अगर वह 15 किलोमीटर वाई पॉइंट से चलता है टू पॉइंट ए, यानी कि उसी दिशा में जारी रखना है। और कितना चलाना है? 15 किलोमीटर चलाना है। तो आइए चलाते हैं। यानी इस क्वेश्चन में और आपको ट्विस्ट दिया गया है। ठीक है, क्या ट्विस्ट दिया गया है? बस वही देख लेते हैं।
अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर आप पहुँचे हैं यहाँ से इसे और चला दीजिए। अब चूंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हम इतना ही चला रहे हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमने यहाँ से चला दिया कितना, 15। अब ये इस बिंदु पर जाके पहुँच गया जिसका नाम क्या था, ए था, है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, ए ही है, बिल्कुल है। तो उसने कहा x और a के बीच की दूरी बतानी है, यानी इन शॉर्ट आपको इस x को इस a से मिलाना है। जब आपने इस x को इस a से मिलाया तो आप समझ पाए होंगे कि अब हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। और अगर ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा तो ये 14 दिया है तो उसके सामने की रेखा भी 14 होगी, और ये टोटल जितनी a से है वो पूरी की पूरी रेखा आपको बतानी है कितनी होगी। हमने कहा 15 6 और 14, 14 और 6 20, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो हमने कहा 35 होगा। ये पूरी 35 हो गई, सही, क्लियर है ये वाली बात। और ये वाली जो रेखा है ये 6 हो गई। बस अब क्या, क्वेश्चन खत्म है हमारा। क्यों? क्योंकि 35 का स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। और इन सबको जोड़ देना, ये आप भी जानते हैं अंडर रूट में वैल्यू आएगी। तो 35 का स्क्वायर 1225 है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। 6 का स्क्वायर क्या है, 36 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 6 और 1 5 11, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 1261 अंडर रूट में आ रहा है। और 1261 अंडर रूट किसी का भी नहीं होता, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन अंडर रूट में है ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ए इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप दो तरीके से चला सकते हैं। क्या? पहला, जैसे अभी हमने किया, कंपास को घुमा दिया, या फिर जिस डायरेक्शन में उसने कहा है वहां से चलाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात थी इसमें क्वेश्चन में लास्ट तक दिया ही नहीं गया है। वो तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ा तब उसमें मेंशन था। अब तब तक तो हम चार्ट बना चुके थे, तो फिर अपना समय और क्यों बर्बाद करें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा और जल्दी बना पाएंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुश रहिए। जय हिंद।